हे गाइस, मैं हूं चरण। आप देख रहे हैं खूनी मून चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां आज मैं डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न का ब्रेक डाउन करूंगा। डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं एलेक्स काफमैन और इसके लीड रोल में है जेना ओर्टेगा और पॉल रड। शुरू करने से पहले प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करना। खैर, इसी के साथ चलिए चलते हैं इसकी स्टोरी की ओर। तो कहानी है एलियट और उसकी बेटी रिडली की। दोनों एलियट के जॉब से रिलेटेड काम के लिए कनाडा आए हैं, वो भी एलियट के बॉस के प्राइवेट एस्टेट पर। वहां जाते हुए उनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे, जैसा कि हर हॉरर मूवी में होता ही है। और हम देख पाते हैं कि एलियट को कोई एलर्जी है। हल्की सी डस्ट से उसे छींके आने लगती हैं। साइनस वाले समझ रहे होंगे। उसकी बेटी रिडली उसके सामने ही वेप फूकती है, जिसके बारे में एलियट को खबर भी नहीं है। और दोनों इमोशनली ज्यादा अटैच्ड नहीं है, क्योंकि फॉर सम रीजंस रिडली के मॉम की कुछ समय पहले डेथ हो गई थी, जिसके बाद से ये दोनों ज्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि मॉम की डेथ के बाद दोनों उससे डील एक साथ ही कर रहे हैं। अपना करियर और अच्छा करने के लिए एलियट को प्रमोशन की जरूरत है, और उसी प्रमोशन के लिए वो अपने बॉस के पास जा रहा है वीकेंड स्पेंड करने। और अगर सब कुछ सही जाता है तो अगले 8 से 10 सालों में उसके पास इतना पैसा होगा कि उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ हमें थोड़ा बहुत उसके बॉस के बारे में भी पता चलता है, जैसे उसका बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओनर है, बंदे पे अंधा पैसा है। और जहाँ वो जा रहे हैं वो एक नेचर रिजर्व में ही आता है, जिसे एलियट के बॉस ने ही चैरिटी में डोनेट किया था। और उसका बॉस फैमिली को लेकर काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट है, कह सकते हो। इसलिए उसने एलियट को अकेले नहीं बुलाया, बल्कि फैमिली के साथ बुलाया। पूरा फैमिली टू फैमिली बॉन्ड बनेगी। खैर, आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। फिलहाल वो दोनों नेचर रिजर्व एरिया में एंटर करते हैं, जहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से सीधा जेल होगी। एलियट ये भी बताता है कि यहाँ का नेचर इंसानों द्वारा ज्यादा डिस्कवर नहीं किया गया है, यानी इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। खैर, उन्हें वहाँ पहुंचने में लेट हो रहा था, इसलिए उसे उसके बॉस के असिस्टेंट्स कॉल पे कॉल कर रहे थे, और वो गाड़ी भी तेज करता जा रहा था। इसी बीच उसे छींक आ गई, जिसकी वजह से उसने सामने देखा नहीं, और सामने कोई जानवर खड़ा था जिसको उसने ठोक दिया। दोनों बाहर निकल कर देखे तो देखते ही रह गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न था, जो जिंदा था, लेकिन अगर जल्दी हेल्प नहीं मिली तो मर भी सकता था, ऐसा उन्हें लग रहा था। एलियट को चिंता हो रही थी कि अगर फॉरेस्ट रेंजर को ये दिख गया तो सीधा जेल के दर्शन हो जाएंगे, और अभी उसके पास इसे दफनाने का भी टाइम नहीं है। होता भी तो जिंदा जानवर को थोड़ी दफनाता। रिडली उसे देखकर शॉक्ड थी। उसे प्रोसेस करने में बहुत समय लग रहा था कि ये सच में एक यूनिकॉर्न है। तब यूनिकॉर्न का हॉर्न ग्लो करने लगा, और रिडली ने जैसे ही उसे पकड़ा वैसे ही उसे कॉस्मिक विजन्स आने लगे, जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन विजन बहुत सुंदर थे, मानो वो जानवर रिडली को कुछ दिखाना चाह रहा हो। एलियट उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो विजन्स में खोई हुई थी, इसलिए उसने सीधा यूनिकॉर्न को मारना शुरू कर दिया, जिससे रिडली बाहर आई और उसके चेहरे पर यूनिकॉर्न का पर्पल ब्लड लग गया, और साथ ही एलियट के चेहरे पर भी। इंट्रो खत्म। दोनों सीधा उसके बॉस के यहाँ पहुंचे, गाड़ी में यूनिकॉर्न को भरकर, जो उन्हें लग रहा था कि मर चुका है। सबसे पहले उन्हें मिला शेपर्ड, जो कि बॉस का बेटा है, फिर मिली बॉस की वाइफ बेलिंडा, और फिर वो दोनों मिले बॉस से, जिसका नाम है ओडेल। रिडली अब भी उन्हीं पलों में खोई हुई थी, और उसे देखकर ओडेल उससे पूछता है कि सब ठीक तो है ना, और उसका चेहरा देखकर शेपर्ड कहता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। एलियट उससे कहता है कि जाओ अपना चेहरा धो लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। वो जाती है, लेकिन पहले खिड़की से बाहर अपनी कार को देखती है, जिसे देखकर ओडेल की गार्ड शॉ और बटलर ग्रेव भी गाड़ी पर नजर मारते हैं, और बोनट की हालत खराब थी। इसके बाद रिडली ने जैसे ही फेस के एक साइड से ब्लड पोंछा तो देखा कि उसके फेस पर जो एक्ने थे वो हील हो चुके थे। फिर उसने टॉवल में लगे ब्लड से दूसरे गाल को पोंछा तो वहाँ के एक्ने भी हील हो गए, यानी यूनिकॉर्न के ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ओडेल को कैंसर है, और वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान बचा है। अब उसका इलाज करने से भी उसे बचा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी के लिए एलियट को याद किया है, क्योंकि एलियट उसके कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहा है। ओडेल को लगता है कि उसके एब्सेंस में एलियट कंपनी को लीड करने में सक्षम रहेगा। ये सुनकर एलियट फूला नहीं समा रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बिजनेस रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा, जिसे वो चश्मा लगाकर नहीं पढ़ पा रहा था, बल्कि बिना चश्मे के उससे ज्यादा साफ दिख रहा था। याद है ना, इसके चेहरे पे भी यूनिकॉर्न का ब्लड लगा था। खैर, एलियट सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट करने में लगा हुआ था, और उसका ये तरीका उन तीनों को पसंद नहीं आता, इसलिए वो बोले कि भाई थम जा, आराम से कर ले, खाली धंधे
धंधे की बात नहीं जाननी हमें, अपने फैमिली के बारे में भी तो कुछ बता। सिर्फ काम की बात करनी होती तो साथ में बेटी को नहीं बुलाते। यहाँ यूनिकॉर्न का हॉर्न ग्लो करने लगा, जिससे रिडली को कुछ हो रहा था और यूनिकॉर्न भी अभी जिंदा था। तभी रिडली एलियट को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि यूनिकॉर्न जिंदा है और हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। जिस पर एलियट कहता है कि अभी वो कहीं नहीं जा सकता और भी बातें बोलकर वो रिडली को टाल रहा था। लेकिन यूनिकॉर्न ने कहा ऐसे कैसे। उसके गाड़ी में ही वो उछल कूद करना शुरू कर दिया, जिसे एलियट ने कवर अप करना चाहा, लेकिन इवेंचुअली सबको पता लग गया कि कार के अंदर एक यूनिकॉर्न है और तभी शॉ ने उसे शूट कर दिया। ओडेल ने उसे देखकर कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। एलियट ने सब कुछ सीधी भाषा में बता दिया और रिडली ने बताया कि उसका ब्लड मेरे फेस पे लगने से सारे एक्ने ठीक हो गए। और तभी एलियट को रियलाइज हुआ कि उसकी भी तो आई साइट और एलर्जी ठीक हो गई हैं। ये सब सुनकर ओडेल ने कहा कि इसे ऐसे ही किसी ऐरे गहरे एनजीओ वालों के हवाले करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इसके स्पिरिट के कर्जदार हैं और अब हमें कुछ दूसरे स्टेप्स लेने होंगे। एलियट तो राजी था क्योंकि इससे उसे एक्सीडेंट की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन रिडली कुछ संतुष्ट नहीं लग रही थी। उसी शाम एलियट रिडली से कहता है कि अच्छा हुआ आज मैंने यूनिकॉर्न को मार दिया, वरना जब तुमने उसके सिंग को पकड़ा हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई सीजर आ रहा हो। रिडली ने कहा उसे कोई सीजर वीजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसने कुछ देखा जो वो एलियट को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन उसे लगता है कि जब से उसने उस हॉर्न को टच किया है तब से वो उस क्रीचर से काइंड ऑफ कनेक्टेड फील करती है। उसे लगता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और सबसे इम्पोर्टेंट कि उन्हें उस यूनिकॉर्न को इस फैमिली के हवाले नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर एलियट सोच रहा था कि बिटिया पगला गई है, इसलिए उसने कहा कि देख मुझे पता है कि आज जो तूने देखा उसे देखकर तू थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन मैं अपनी ये वीकेंड तेरे और उस जादुई घोड़े के कनेक्शन के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकता। सीधा बाहर मिला। फिर अंदर रिडली अपनी मॉम की फोटोज देख रही थी कि तभी उसे दिखा कि एक फोटो में यूनिकॉर्न की एक तस्वीर भी कैप्चर हुई है। ये देखकर वो अपने लैपटॉप में रिसर्च करने लगी और एक वीडियो में उसे पता चला कि वो तस्वीर द यूनिकॉर्न टैपेस्ट्रीज नाम के आर्ट में आती है, जिसमें उस पिक्चर को मिलाकर टोटल 7 पिक्चर्स और थी। ये आर्ट मिडिल एज के दौरान बनाई गई थी और ये 7 तस्वीर एक लॉर्ड और उसके कुछ हंटर्स की स्टोरी दर्शाते हैं, जिसमें लॉर्ड और उसके हंटर्स एक यूनिकॉर्न के शिकार पर निकलते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न किसी के पकड़ में नहीं आता और जो उसके रास्ते में आता है वो फिर बचता नहीं है। लेकिन यूनिकॉर्न को पकड़ने का तरीका उन्हें पता था। यूनिकॉर्न को सिर्फ एक साफ दिल वाली कुंवारी लड़की शांत कर सकती है और ऐसा होने के बाद हंटर्स यूनिकॉर्न को मारकर अपने साथ लॉर्ड के कासल में लाते थे, जहां यूनिकॉर्न को रिजरेक्ट यानी दोबारा जीवित किया जाता था। जिस टेपेस्ट्री में यूनिकॉर्न और मेडन एक साथ दिखते हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डैमेज हो गई थी। हालांकि बाद में जब उसे रिस्टोर किया गया तब उसमें यूनिकॉर्न्स का असली आतंक देखने को मिला। उस टेपेस्ट्री में एक गुफा भी था और ऐसा ही सेम गुफा हमने शुरू में देखा था जब ये दोनों यहाँ आ रहे थे। और हाँ, आप ये मत सोचना कि इस आर्ट को स्पेसिफिकली इस फिल्म की स्टोरी के लिए बनाया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आर्ट सच में एग्जिस्ट करता है। इसे सच में मिडीवल एज में बनाया गया था। इसके बारे में आप इंटरनेट पर बहुत कुछ जान सकते हो। इन्हीं टेपेस्ट्रीज से इस फिल्म की स्टोरी बनी है। आप एंड तक देखो, सब समझ जाओगे। खैर, यहाँ बाहर एलियट और शेपर्ड को आसमान में एक ऑरोरा दिखता है और साथ ही दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज आती है। कुछ देर बाद जब रिडली सो चुकी थी तब उसे सपना आया जिसमें उसने एक और यूनिकॉर्न का पॉइंट ऑफ व्यू देखा और तभी 2 साइंटिस्ट उसे और डैड को उठाकर ले आए नीचे एक टेम्परेरी लैब में उनका टेस्ट हुआ और फिर डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया कुछ रिसर्च करके उनके जो भी एक्ने और एलर्जी की प्रॉब्लम थी उसको कैसे यूनिकॉर्न के ब्लड ने ठीक किया उसका रीजन बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि समहाउ अब भी उसके सिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके बॉडी में जा रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उसके ब्लड से ज्यादा पावरफुल उसका हॉर्न यानी सिंग है, जिसको फाइल करके उन्होंने उसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब अगली सुबह उस पाउडर को किसी तरह से लिक्विड फॉर्म में ओडेल की बॉडी में सलाइन द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, इस उम्मीद में कि शायद ओडेल का कैंसर ठीक हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो ओडेल तो बच ही जाएगा, साथ में उनके कंपनी को कितने करोड़ों का प्रॉफिट होगा ये सोचो, क्योंकि उनके हाथ सीधा कैंसर का इलाज लगेगा, जिससे कई लोगों की जानें बच पाएंगी जो ये सोचते हैं कि कैंसर के बाद सीधा ऊपर जाना है। तो कुछ इस तरह से वो यूनिकॉर्न के स्पिरिट का कर्ज चुकाएंगे। और रिडली को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो चली जाती है दोबारा से अपने रिसर्च पे, जहाँ कुछ ही देर बाद शेपर्ड आता है और उसके रिसर्च में हेल्प करने के लिए वो उसके लिए वहाँ एक बड़ा सा प्रिंटर मंगवाता है ताकि वो एक मूड बोर्ड तैयार कर सके शेपर्ड के पेरेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए। और इसी बीच शेपर्ड को कौन दिखता है,
ओडेल वो भी फिजिकली फिट एंड फाइन बिना किसी सपोर्ट के स्ट्रेट खड़ा था और उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। जल्दी से उसका ब्लड टेस्ट किया गया जिससे पता चला कि उसके बॉडी में कैंसर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये सुनकर तो सब और ज्यादा खुशी से पागल हो रहे थे सिवाय रिडली के। ओडेल डॉक्टर सॉन्ग को उस हॉर्न के पाउडर वाले कॉम्पाउंड को कॉपी करके सप्लाई बढ़ाने को कहता है ताकि वो जल्द से जल्द कैंसर का इलाज सबके लिए अवेलेबल करवा सके। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग ने कहा कि इस कॉम्पाउंड की कॉपी बनाना पॉसिबल नहीं है, आज तक साइंस ने ऐसा कुछ डिस्कवर ही नहीं किया जिससे हम ऐसा कर सके। ये सुनकर ओडेल भड़क जाता है और कहता है कि जैसे भी करके ये काम करनी तो तेरे जैसे डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे। इसके बाद सब अपने अपने कॉल्स में बिजी हो गए, कोई भी रिडली की बात सुन ही नहीं रहा था। एलियट प्रॉफिट का हिसाब कर रहा था जिसके लिए बेलिंडा ने एक लाइन बोला 3 ग्राम्स एट 2.5, तो शायद वो लोग 3 ग्राम पाउडर को 2.5 मिलियन में बेचेंगे। इस हिसाब से तो पैसों का नेचर रिजर्व बन जाएगा बे। अब इससे पहले कि एलियट उन्हें टोटल रोकड़ा बताता, रिडली ने बोल ही दिया कि हम ये नहीं कर सकते, ये सब जो भी हम कर रहे हैं ये सब गलत है। फिर उसने अपना रिसर्च उनके सामने रखा और बताया कि हजारों सालों पहले यूनिकॉर्न्स को एक डिवाइन मॉन्स्टर की तरह माना जाता था और लोग उनके शिकार करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यूनिकॉर्न उनकी बीमारियां ठीक कर सकता है, ठीक जैसा इन्हें लगता है। लगता क्या है ऐसा ही है। खैर यहाँ वो डैड से पूछती है कि आपको याद है मॉम हमें एक म्यूजियम ले गई थी जहाँ ये यूनिकॉर्न टेपेस्ट्रीज की आर्ट भी थी, लेकिन एलियट को याद होते हुए भी उसने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं पता तुम क्या बक रही हो, और वो रिडली की हरकतों से पूरा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। रिडली उन्हें टेपेस्ट्रीज के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है और लास्ट में कहती है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, इसका कोई भी पार्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन तुझे सही लगे ना लगे तेरे अजम्पशन से हम इतना बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये कहना था ओडेल का। उसकी बात किसी ने सुनी नहीं तो वो बाहर चल दी और यहाँ अंदर यूनिकॉर्न को मेन लैब में ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन उसे ले जाते हुए वहाँ की लाइट चली गई और ओडेल ने एलियट से कहा कि खड़ा क्या है वे, जाके देखना क्या हो रहा है। एलियट टनल तक पहुंचा कि तभी वहाँ की कुछ लाइट्स ऑन हुई, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग की बत्ती गुल हो गई क्योंकि किसी दूसरे यूनिकॉर्न ने अपने यूनिक हॉर्न से डॉक्टर के पेट में छेद कर दिया, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो यूनिकॉर्न पहले वाले से साइज में ऑलमोस्ट डबल था। इसके बाद शेपर्ड छोटू यूनिकॉर्न को वापस ले जाता है और यहाँ वो यूनिकॉर्न रिडली पे हमला कर देता है, लेकिन रिडली और एलियट वहाँ छुप जाते हैं। बाकी सब उस पर गोलियां चलाते हैं जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें एक बंदे की जान जाती है। जल्दी रिडली वहाँ से भागती है और यूनिकॉर्न भी उसका पीछा करता है, लेकिन रिडली को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यहाँ यूनिकॉर्न उसे देखकर थोड़ा शांत होता है और अपने हॉर्न को ग्लो करके उसके सामने कर देता है, जिसे वो छूने ही वाली थी कि तभी शॉ उस पर शॉटगन से हमला करके उसे घायल कर देती है और यूनिकॉर्न वापस जंगलों में भाग जाता है। अब जाकर उन्हें रिडली की कही कुछ बातें सच लगती हैं, इसलिए वो उसे और कुछ बताने को कहते हैं। तो वो उन्हें सब कुछ बताती है कि कल जब उसने उस हॉर्न को टच किया था तो उसे कैसे विजन्स आए थे और तभी से वो उससे कनेक्टेड फील कर रही है वही सब। ये सुनकर ओडेल का कहना था कि उसे उस यूनिकॉर्न को जंगल से खोज कर उसके हॉर्न को टच करके वो एक्सपीरियंस करना है जो रिडली ने किया था, लेकिन इससे फायदा क्या है। यही तो रिडली इन्हें समझा रही है कि उन्हें छोड़ दो, वो छोटू यूनिकॉर्न जो उस बड़े वाले का बच्चा है उसे उसके हवाले कर दो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। उनके मुताबिक तो वो दुनिया का भला कर रहे हैं, इसलिए सब गनों से लैस होकर शिकार की तैयारी में लग गए, जिसमें जाएंगे ओडेल, शॉ और एक गार्ड और ऑफ कोर्स एलियट। रिडली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और फिर वो अपने काम पर चल देते हैं। अंदर शेपर्ड चुपके से वो हॉर्न के पाउडर का एक वाइल सरका लेता है और डॉक्टर सॉन्ग के डेथ को मोटिवेशन बनाकर भाटिया को आगे का काम जारी रखने को कहता है। वो भाटिया से यूनिकॉर्न का सिंग काटने को कहता है क्योंकि जब सिंग का ही काम है तो पूरे बॉडी की क्या जरूरत। इसके बाद वो उस पाउडर की लाइन बनाकर खींच लेता है जिससे उसे कुछ होने लगा था। यहाँ ब्लड ट्रेल्स का पीछा करते हुए उन्हें यूनिकॉर्न भी मिल जाता है। तभी रिडली ने वापस टेपेस्ट्रीज को चेक किया तो उसे रियलाइज हुआ कि अगर हंटर्स यूनिकॉर्न को कैद करने के लिए पहले उन्हें मारते थे फिर वो रिजरेक्ट होते थे, यानी वो यंग यूनिकॉर्न भी रिजरेक्ट हो सकता है और उसका गार्डियन जिसने उन पर अटैक किया वो भी खुद को हील कर ही सकता है। और ये इसे इतने लेट में कैसे समझ आया ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भाटिया को मजबूरन उसके सिंग को काटना पड़ता है, हालांकि तब भी वो ग्लो कर रहा था, लेकिन सिंग के कटते ही रिडली के सर में दर्द हुआ और यहाँ शॉ को एक दूसरा यूनिकॉर्न उठाकर ले गया, यानी वहाँ 2 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका हिंट हमें पहले ही मिला था क्योंकि डॉक्टर के अंदर घुसने वाला सिंग और रिडली पे हमला करने वाले
यूनिकॉर्न का सिंग काफी अलग दिख रहा था, यानी ये दोनों उस यूनिकॉर्न के मदर और फादर हैं। ओडेल जब देखता है कि उन पे हमला होने वाला है तो वो चुपके से एलियट और गार्ड को छोड़कर भाग जाता है और एक यूनिकॉर्न गार्ड को मार देता है। खुद को अकेला पाकर एलियट भागकर वापस आता है और वहां उसे ओडेल मिला, जो उससे कहता है कि साले बिना उन्हें मारे वापस आ गया। लेकिन अभी बहस का समय नहीं था क्योंकि यूनिकॉर्न उनके पीछे ही थे और जल्द ही वो घर में भी घुस जाते हैं जहां उन्होंने ओडेल को घेर लिया था। ओडेल ने सोचा वो अब उसे अपना सिंग पकड़ने को देंगे, लेकिन अंगना में खून की स्विमिंग पूल रेडी थी। अब वहां की बिजली भी चली जाती है और यहाँ बिजली से ही नेटवर्क आ रहा था जो अब आएगा नहीं, मतलब पुलिस को बुलाना भूल जाओ। रिडली का कहना था कि अगर वो उन्हें उनका बच्चा लौटा दें तो वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो इसी भरोसे बाहर गए और अपने बच्चे लेने के बाद भी वो दोनों वहां से गए नहीं तो ये लोग कहीं जाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि मेन गेट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से खुलता है, जो कि अभी है नहीं, और मैनुअली उसे खोलने में टाइम लगता है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ग्रिफ। इसका मतलब वो ही मेन गेट खोलने जाएगा ताकि वो गाड़ी लेकर वहां से एस्केप कर पाए। और यूनिकॉर्न की बॉडी को लेकर जाएगी भाटिया। जाने से पहले भाटिया एलियट से कहती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो ये रईसजादे हमारी मदद करेंगे, ऐसा वहम मत पाल लेना, हमें खुद ही अपना जुगाड़ करना पड़ेगा। और साथ ही वो लोग हॉर्न को एक वेसल में भर लेते हैं। इसके बाद दोनों बाहर चल देते हैं और बाकी सब गाड़ी से निकलने वाले थे, लेकिन शेपर्ड बाहर आया ही नहीं था। बेलिंडा उसे बुलाने जाती है वेसल बाहर ही रखकर। अंदर शेपर्ड हॉर्न पाउडर को पाइप में फूंक रहा था। साथ ही सामने पड़ी टेपेस्ट्रीज और उससे जो विजन्स आए थे उससे उसे काफी कुछ पता चल गया था। बाहर भाटिया के पास मदर फादर आए, लेकिन वो बच्चे को इग्नोर करके भाटिया की तरफ बढ़ने लगे, जिससे वो भागी मेन गेट की तरफ, जिसे ग्रिफ पूरी जान लगाकर खोल रहा था। बीच रास्ते में भाटिया का वाइल गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वो रुकी और देखी कि दोनों यूनिकॉर्न्स जा चुके थे। उसने सबको बाहर जाने के लिए बुला लिया, लेकिन तभी माता पिता ने उस पर हमला करके लिटरली उसके 2 टुकड़े कर दिए, जिसे देखकर ग्रिफ बाहर भाग गया और बाकी सब वापस अंदर। लेकिन जल्दी दोनों अंदर आ गए, जिससे वो चारों 2-2 के ग्रुप में बट चुके थे और दोनों यूनिकॉर्न्स दोनों ग्रुप के पीछे लग गए। यहाँ पर एलियट समझ चुका था कि मदर फादर अब भी उनके पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने सीक्रेटली उनके बच्चे का हॉर्न अपने पास रख लिया था और माँ बेटे के ग्रुप के पास जो वेसल है वो खाली है। उसने बताया कि वो डर गया था कि कंपनी में अब उसे हिस्सा तो मिलने नहीं वाला और वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए कम से कम सिंग ही हाथ लग जाए, ये सोचकर उसने सिंग अपने पास रख लिया। वो बताता है कि जब रिडली की मॉम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब उसने मॉम से वादा किया था कि वो रिडली को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। और यहाँ पर दोनों का काफी इमोशनल मोमेंट चलता है। नीचे बेलिंडा पर डैडी यूनिकॉर्न अटैक करके उसे रौंद रहा था, लेकिन बेलिंडा ने वहां रखे ऑक्सीजन टैंक को खोल दिया और ऊपर शेपर्ड एक जलता तीर लेकर मॉम के साथ यूनिकॉर्न को उड़ाने के लिए रेडी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उसके सामने ही यूनिकॉर्न उसकी माँ को कच्चा चबा रहा था। और इसका रीजन मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन इसे करते हुए नहीं आई। वो यूनिकॉर्न्स को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो रिडली को चारा बनाकर उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता था और उन्हें ब्रीड करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि जितना ज्यादा पाउडर उतना ज्यादा पैसा। रिडली ही इन्हें शांत कर सकती है, क्योंकि वो एक प्योर हार्टेड मेडन है और इसी चीज का रियलाइजेशन उसे टेपेस्ट्रीज को देखकर हुआ था। ऊपर एलियट रिडली को भागने को कहकर खुद यूनिकॉर्न को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन रिडली फंस जाती है शेपर्ड के जाल में। वो उसे निशाने पर लेकर घर के सामने बिठा देता है और फिर आता है डैडी यूनिकॉर्न, जो रिडली के मुंह के सामने आकर दहाड़ लगाता है। और सेम ऐसा ही सीन एलियन 3 में भी था, जिसमें एलियंस को पता था कि एलन रिप्ली के पेट में एलियन क्वीन है, इसलिए एलियन उसे कुछ नहीं करते। और हाँ, रिडली का नाम भी पहली एलियन फिल्म के डायरेक्टर रिडली स्कॉट के नाम से लिया गया है और रिप्ली और रिडली ऑलमोस्ट एक जैसे ही नाम है। समझ रहे हो जेना ओर्टेगा कहाँ पहुंच चुकी है। खैर, एलियंस की तरह यूनिकॉर्न भी उसे कुछ नहीं करता और उसकी गोद में सो जाता है, जिसे देखकर शेपर्ड उसके पैर बांध देता है। और तभी वहां आता है एलियट माता यूनिकॉर्न के साथ और वो भी उसे देखकर उसकी गोद में होली। शेपर्ड ने उसके भी पैर बांध दिए। फिर एलियट ने शेपर्ड को सिंग से स्टैब कर दिया, लेकिन शेपर्ड ने भी एक एरो से एलियट को स्टैब कर दिया। शेपर्ड होश में आ रहा था, लेकिन मदर यूनिकॉर्न उसे पूरा ही बेहोश कर देती है। शेपर्ड मारा गया और एलियट मर रहा था। उसने रिडली से पूछा कि हॉर्न को छूते ही उसे क्या दिखाई दिया था। वो उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है कि उसने क्या देखा था और आखिर में उसने बोला कि उसे ऐसा फील हुआ था कि मॉम भी वहीं थी, उनका इंतजार कर रही थी। ये सुनकर एलियट ने बोला कि मैं भी मॉम के साथ तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा, और इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। रिडली को रोता देख दोनों यूनिकॉर्न्स ने एलियट को अपने बच्चे के साथ रखा, साथ ही उसके सींग को भी। फिर दोनों ने अपने हॉर्न्स को जोड़कर एक एनर्जी
एनर्जी जनरेट करी जिससे सब कुछ ठीक हो रहा था। उनका बच्चा और एलियट दोबारा से जिंदा हो गए और एलियट ने भी उनके हॉर्न को टच करके फाइनली वो विजन्स देखे जो रिडली ने देखे थे। फिर धीरे धीरे उन दोनों यूनिकॉर्न्स का कलर डार्क से लाइट होता गया, जिसके साथ एक एक्सप्लोजन हुआ और कुछ ही सेकंड्स बाद यूनिकॉर्न फैमिली वहां से चलती बनी। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश थे, लेकिन तभी ग्रिफ वहां पुलिस को लेकर पहुंच गया और अब आप बताओ कि इनकी बात कौन मानेगा। पुलिस उन्हें हथकड़ी डालकर ले जाने लगती है कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि यूनिकॉर्न फैमिली उनके पीछे आ रही है। अब उन दोनों का कॉस्मिक विजन के द्वारा यूनिकॉर्न से कुछ कनेक्शन बन चुका था, इसलिए उनके आंख में देखकर वो समझ गए थे कि उन्हें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए क्योंकि यूनिकॉर्न्स अब गाड़ी पलटने वाले थे। अब इससे एलियट और रिडली बचे या नहीं ये तो नहीं दिखाया गया फिल्म में, क्योंकि फिल्म यहीं खत्म हो गई। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ भी होगा तो यूनिकॉर्न्स ने उन्हें हील कर दिया होगा। इसके बाद एंड क्रेडिट्स में कास्ट का जब क्रेडिट आता है ना, तब हर एक का नाम और उनके साथ जो हुआ वो दिखाया गया है, वो भी सेम जैसे टेपेस्ट्री में हुआ था। जैसे सबसे पहले पॉल रड यानी एलियट जो यूनिकॉर्न को मारकर वहां लाया था, फिर जेना ऑर्टेगा यानी रिडली जो थी प्योर हार्टेड मेडन, फिर विल पॉल्टर यानी शेपर्ड जिसे थोपड़े पे यूनिकॉर्न ने किक किया था, एंथनी कैरिगन यानी ग्रिफ जो टेपेस्ट्री में और भी हंटर्स को हॉर्न से बुला रहा है। फिल्म में इसका रेलेवेंस है पुलिस के साथ, क्योंकि उसके लिए तो उसने यूनिकॉर्न्स को मारने के लिए ही पुलिस को बुलाया था ना। इसके बाद है सुनीता मनी यानी डॉक्टर भाटिया जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे यूनिकॉर्न्स ने, स्टीफन पार्क यानी डॉक्टर सॉन्ग जिनके अपर बॉडी में सिंग घुसाया गया था, जेसिका हाइनेस यानी शॉ जिसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया था यूनिकॉर्न्स को, मतलब शिकारियों में से एक, टिया लियोनी यानी बेलिंडा जिसके यूनिकॉर्न गट्स खा रहा था, और आखिर में रिचर्ड ग्रांट यानी ओडेल जिसके फेस के नीचे से ऊपर की तरफ यूनिकॉर्न ने अपने हॉर्न से इम्पेल कर दिया था। यानी कि इस पूरी फिल्म में हमने उन 7 टेपेस्ट्रीज की फोकलोरिक टेल को मॉडर्न टाइम्स में देखा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसलिए अब कमेंट्स में ये कोई नहीं पूछेगा कि यूनिकॉर्न्स कहाँ से आए। तो गाइज ये था डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न का ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई। आइए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% लोग जो वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो देख लेना एक बार चैनल की और वीडियोस देखकर, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। खैर आपका कोई डाउट हो मूवी को लेकर तो कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ योर हॉरर होस्ट एंड घोस्ट साइनिंग ऑफ।